गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो फिजिक्स का चैप्टर 7 का हाफ पार्ट हम स्टडी कर चुके थे, जिसमें हम जो आपका चैप्टर था रोटेशनल मोशन का, उसमें हमने सेंटर ऑफ मास को स्टडी किया था और सेंटर ऑफ मास का आपका मोशन कैसे होता है हमने उसको भी स्टडी किया था। उसके साथ में हमने कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कवर किए थे, जैसे कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम स्टडी किया था, तो हम पहले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं वीडियो का, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ मासेज हैं, m1 m2 अप टू mn। अब सभी का जो वेट होगा वो अलग अलग हम लिख लेंगे, m1g m2g m3g। तो जो टोटल वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा? सभी के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर g आपका कॉमन आ जाएगा, सब मास को ऐड कर देंगे, टोटल मास किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर आपका पूरा का पूरा वेट बॉडी का, ये देखिए अगर ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो यहाँ पर कंप्लीट वेट आपका क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेट हो रहा है इस पॉइंट पर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँ, देखिए ये हमने यहाँ पर हमने निकाल लिया वेट किसके बराबर हो गया? मास इनटू ग्रेविटी के। अब इसमें थोड़ा सा और आगे डिराइव करते हैं, तो जो वेट है वही आपका क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स क्या हो जाएगा? एम आई। आई यहाँ पर ith पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हम यहाँ पर ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n तक। तो टॉर्क क्या होता है? आर, डिस्टेंस इनटू फोर्स। फोर्स मैंने यहाँ से लिख दिया एम आई इंटू जी। अब टोटल टॉर्क आपका क्या होगा? जितने भी ये आपके टॉर्क हैं सभी को ऐड कर देंगे, कोई भी एक पार्टिकल है सभी को ऐड करेंगे। तो हमने क्या कर दिया? समेशन साइन यूज़ के लिए, क्योंकि अभी आपका डिस्ट्रीब्यूट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, अलग अलग पार्टिकल है, तो हम समेशन यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस होता तो क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने सिंपल डायरेक्ट, आर आई एम आई जी आई। अब अगर आपकी ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमने क्या स्टडी किया था? आपका टोटल टॉर्क कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये आपका पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क 0 होते ही 0 हो जाएगा, ये आपका हो गया 0। यानी कि यहाँ से g ग्रेविटी है, g आपका क्या है? नॉन जीरो होगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्रेविटी ही नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो ग्रेविटी आपका नॉन जीरो। तो यानी कि एम आई आर आई आपका किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। तो जब तक आपकी ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, सेम है, तब तक सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके क्या करते रहेंगे? कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे के। तो ये हम स्मॉल ऑब्जेक्ट पे ही कंसिडर कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए हमें पढ़ा है कि जस्ट अभी स्टडी किया हमने, टाउ जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल टॉर्क आपका 0 है तो dl/dt भी 0 और L आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी कि एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहेगा अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहला आपके पास क्या है? केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या बता रहा है कि जो एरिया ट्रेवल करता है कोई भी प्लैनेट, मान लो ये सन है आपका, ये आपका कोई प्लैनेट है, तो जो प्लैनेट है वो एरिया कवर कर रहा है, वो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया क्या करता है? कवर करता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा क्या है? तो आपका जो प्लैनेट है जो वो रिवॉल्व करेगा, मान लो कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो अपने प्लेन में ही रहेगा, अपना प्लेन चेंज नहीं करेगा। तीसरा क्या है? जो उसकी लीनियर स्पीड है वो आपकी चेंज होती है, जैसे कि ये आपका है। अब जब पार्टिकल आपका प्लैनेट जब आपका पास होता है तो बड़ी तेज़ी से चलता है, जो वो दूर होता है तो वो धीरे धीरे चलता है, यानी कि स्पीड में भी वेरिएशन आता है। इसके देखिए अगर r इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, r डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज है, क्योंकि ये mvr किसके बराबर हो जाएगा? कांस्टेंट। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे हम लीनियर मोशन में स्टडी करते थे इनर्शिया, यहाँ पर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो इनर्शिया भी आपका स्टेट चेंज होने से अपोज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम रोटेशन मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो यानी कि जो रोटेशन मोशन को अपोज करे उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये देखिए मान लीजिए आपकी ऑब्जेक्ट है, ये जेड एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ओ जेड पे, तो ये क्या हो जाएगी R1 R2 Rn। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे किसी भी रिजिड बॉडी का कैलकुलेट करना है तो वो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सभी का कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर समेशन कर दूंगा। अब अगर आपको प्लेन की फॉर्म में लिखना है, यानी x और y की फॉर्म में लिखना है, प्लेन की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या कर देंगे, इसको हटा के यहाँ से ये यूज़ कर लेंगे, क्योंकि आर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई स्क्वेयर। अब एक आपका पैरामीटर आता है, कई बार पेपर में न्यूमेरिकल में वैसे ही पूछ लेते हैं, रेडियस ऑफ ग्रिप्शन। इसमें क्या होता है, हमने ये स्टडी किया देखिए प्रीवियसली कि आई क्या है आपका, आई आपका होगा एम आई आर आई स्क्वेयर। ये देखिए ये हमने यहाँ पे स्टडी किया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका आई एम आर स्क्वेयर। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक रेडियस ऑफ ग्रिप्शन पैरामीटर उसकी टर्म में भी लिख सकता हूँ, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं के की टर्म में लिखूंगा तो आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम के स्क्वेयर। बाकी आई का फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे देखिए आई का ये जो फॉर्मूला है आपका मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब अगर सभी पार्टिकल सेम मास के हैं तो मैंने m1 m2 m3 सबको स्मॉल m लिख दिया। अब स्मॉल m आपका कॉमन आ गया। अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट m है, ये स्मॉल m है, तो मुझे कंप्लीट सिस्टम का मास बनाने के लिए जितने पार्टिकल्स हैं, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो n से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, कंप्लीट मास हो गया। तो ये अब m से m कैंसिल आउट हो गया, तो k स्क्वायर किसके बराबर हो गया, जो ये टर्म्स आपकी यहाँ पर बच गई, तो k इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही यूज़ करेंगे, बड़ा सिंपल सा ही है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर और उसके पैरेलल एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लूँगा बाय यूजिंग दीज थ्योरम। तो पहला आपके पास है परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि अब देखिए मान लो आपके पास तीन एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। अब आपको जेड एक्सिस के अक्रॉस निकालना है और वाई और एक्स के अक्रॉस आपको पता है, तो जेड एक्सिस के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के इक्वल होगा। डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर पाएंगे आगे जाके जब हम डेरिवेशन स्टडी करेंगे। पैरेलल एक्सिस में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस सेंटर के अक्रॉस ऐसे रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास पता है, आई सी है सेंटर पर। अब एक और एक्सिस है जो इसके क्या है, पैरेलल है, मान लीजिए उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है h। अब मुझे यहाँ पर आई कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस दिस पैरेलल एक्सिस। तो बड़ा सिंपल है, जो सेंटर के अक्रॉस था वो लिख लीजिए, प्लस में उस ऑब्जेक्ट का मास, इसका मास मान लीजिए m है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान रखिए ये डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, mh स्क्वायर। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स का। सबसे पहले हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दूसरा, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, पहले हम उसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे, पहले उसका सोल्व करेंगे, फिर कंप्लीट के लिए हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। दो स्टेप आपको याद रखने हैं। देखिए अब पहले आप एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी रोड है ये, उसकी लेंथ है कंप्लीट l, कंप्लीट लेंथ कितनी आपकी l। अब मैं इसके सेंटर के अक्रॉस ऐसे रोटेट हो रहा है, ये सेंटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब मुझे इसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो सेंटर में हाफ डिस्टेंस इधर होगी, हाफ इधर होगी, l/2 l/2। अब पहले मैं इसका एक छोटा सा पार्ट अज्यूम कर लिया dx, ये इसका छोटा सा पार्ट है dx एट ए डिस्टेंस x। तो पहले मैं dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, तो dx पे जो स्मॉल मास है उसकी वजह से स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए ये r क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है स्मॉल मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का।
अब dx का मास कैलकुलेट करना है तो बड़ा सिंपल है, देखिए पूरा मास है मान लीजिए m और लेंथ कितनी है l, तो यूनिट मास कितना हो गया, मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया 1 यूनिट का। आपको कैलकुलेट किसका करना है, dx का करना है। तो m/l इंटू dx किसका मास आ गया आपका, dx एलिमेंट का आ गया। ये देखिए ये मास आ गया। इनटू में कितनी डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस की जगह मैंने x लिख दिया। बड़ा ही सिंपल रखना, हमेशा यही हम मेथड यूज करेंगे, पहले मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मास छोटे एलिमेंट का कैलकुलेट किया है क्योंकि पहले हम स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। इसको आप सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। अब मुझे कंप्लीट रोड का कैलकुलेट करना है। कंप्लीट रोड का कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन देखिए, अगर ये सेंटर है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सिस, राइट साइड में पॉजिटिव एक्सिस, इसलिए -l/2 से l/2 इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे, ml आपका आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों सेम है वैसे तो सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। दोनों लिमिट मैंने पुट कर दी हैं। ये आपका सिंपल मैथमेटिक है, प्लस माइनस आपको करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का कहाँ पर है, इसके सेंटर पे है। अब अगर मुझे एक एंड पे निकालना है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी हमने एक पैरेलल थ्योरम स्टडी की थी, ये सेंटर पे हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक एंड पर, वो क्या होगा, सेंटर पे आपने जितना निकाला है 1/12 ml², प्लस में मास इसका कितना है m, ये मैंने लिख दिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है l/2, तो l/2 का स्क्वायर। ये पैरेलल थ्योरम मैंने डायरेक्ट यूज की है। ये देखिए पैरेलल थ्योरम जो आपने यहाँ पे यूज की, डायरेक्ट यूज की है, तो आपका ये 1/3 ml² आ जाएगा। तो रोड का फॉर्मूला आ गया। अब हम स्टडी करेंगे सर्कुलर रिंग के लिए। बड़ा ही सिंपल है। अब सर्कुलर रिंग में क्या है, अंदर वाला पार्ट तो आपका खाली है, ये सेंटर है, ये मान लो रेडियस है r का। अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, मान लो ये z एक्सिस के अक्रॉस ऐसे रोटेट हो रहा है सेंटर के अक्रॉस। अब पहले मैंने स्मॉल एलिमेंट मान लिया dx। अब तो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, फॉर्मूला वही रहेगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए मास निकालना है पहले मुझे इसका, तो इसका मास कैसे निकालूंगा, मान लो कंप्लीट मास है m, और पर यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, अब सर्कल की लेंथ क्या होती है 2πr, ये तो यूनिट के लिए हो गया, और निकालना किसके लिए, dx के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई dx। ये देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इनटू में r। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, देखिए जब भी रेडियस आता है तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया, इसको सोल्व कर लीजिए। अब कंप्लीट रिंग के लिए कैलकुलेट करना, तो इसका मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से 2πr। ये जो ऊपर वैल्यू लिखी थी इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर m 2πr आपके बाहर आ जाएंगे, dx का इंटीग्रेशन सिंपल आपका x हो जाएगा, और लिमिट हम पुट कर देंगे 2πr और 0, तो ये आपका mr² आ जाएगा। अब अगर आपको डायमीटर के अक्रॉस निकालना है, तो पहले तो आपका सेंटर के अक्रॉस था, ये देखिए इस तरह से सेंटर के अक्रॉस था। अब ये डायमीटर हो सकता है, ये डायमीटर हो सकता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगी। ये जो सेंटर है इसके ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर का जो सेंटर ऑफ मास है सेंटर के अक्रॉस, वो दोनों डायमीटर के सम के बराबर होगा। तो आई सेंटर इज इक्वल टू आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर, 2ID, तो ID क्या हो जाएगा, I/2। आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, mr²/2 हो जाएगा। अब आपको एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब डिस्क के लिए क्या करेंगे, डिस्क आपको पता है कंप्लीट भरा हुआ होता है, कंप्लीट मास होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं डिस्क। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ये मान लो कंप्लीट डिस्क है, पूरी की पूरी आपकी डिस्क है। अब इसका छोटा सा पार्ट आप कैसे लेंगे, ये पार्ट मैंने ले लिया, एक रिंग ले लिया, इसका आउटर रिंग। ये आप कहीं भी इनर रिंग भी ले सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोई भी, ये डिस्क है, इसका मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, ये सेंटर से x डिस्टेंस पे मान लो, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। अब डिस्क का तो क्या होगा, एरिया होगा, चलिए देखते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मास कैलकुलेट करना है, तो पहले मुझे इस एलिमेंट का निकालना है dx का मास। टोटल मास कितना है m,
अब क्योंकि डिस्क का एरिया होगा, आपकी लेंथ नहीं होगी, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर इनटू में, ये तो हो गया एक यूनिट एरिया के लिए मास। अब आपको इसका मास कैलकुलेट करना है। इसका मास कैसे निकालते हो आप? एक तो इसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए 2 पाई एक्स, और एक इसकी विड्थ पता होनी चाहिए इनटू डी एक्स। ये आपका क्या हो गया एरिया, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। सॉरी देखिए थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इसको पहले तो, यस। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, वैल्यू उठा के 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो आपका पर यूनिट मास, ये तो पर यूनिट मास है, और ये जिसका आपको कैलकुलेट करना है मास हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो आपका डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। तो ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, स्मॉल पार्ट का आ गया। डिस्क में एक स्मॉल पार्ट हमने, स्ट्रिप हमने काट ली जैसे रिंग की फॉर्म में। अब कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो आपका ये तो सेम ही है, चेंज क्या होगा, रेडियस ही चेंज होगा। तो 0 से r डी आई एज इट इज यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से जो भी वैल्यू है। अब यहाँ पर आपका ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x4/4 इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट आपकी 0 है, इसको सोल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब डायमीटर के अक्रॉस निकालना तो वही पुराना मेथड जो हमने लिया था, सेंटर के अक्रॉस इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। तो आई डी क्या हो जाएगा I/2, आई हम निकाल चुके हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, अक्रॉस द डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसी तरह आपके कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें स्टडी क्या करना है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब हमें यहाँ पे कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करनी है आपस में, जो आप लीनियर और रोटेशन मोशन में फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये हम 4th चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। अब जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, आर इंटू लीनियर मोमेंटम, पीछे हमने पढ़ा है 3-4 स्लाइड पहले। अब P आपका यहाँ से आ गया, ये हो गया P, और R दोबारा से लिख दिया तो mr² ओमेगा। अब L किसके बराबर है आपका, ये हो गया। और उस कंप्लीट के लिए इसका हम क्या कर देंगे, सभी पार्टिकल्स का, क्योंकि ith पार्टिकल के लिए हम लिख रहे हैं भाई, समेशन कर दिया सभी का। अब ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L किसके बराबर हो गया, I ओमेगा के इक्वल हो गया। काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो हमें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv² ith पार्टिकल के लिए। अब v की जगह क्या लिखूंगा, वही v इक्वल टू आर आई ओमेगा आई होता है। तो v² का मतलब इन दोनों का स्क्वायर भी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो गया I, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन में क्या हो जाएगी, I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, हाफ डी आएगा यहाँ पर। उसके बाद है टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर रेडियस जो आपका होगा जिसमें आप रोटेट कर रहे हैं, जिस रेडियस पे। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ए की जगह मैंने यहाँ पर पुट कर दिया RI अल्फा। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। RI तो है ही, FI मैंने यहाँ से पुट कर दिया, MI/RI अल्फा, MI/RI स्क्वायर। ये क्या है आपका I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, I अल्फा। एक दो बार आप रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे बाद में। अगला आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हम पहले भी स्टडी कर सके, दोबारा फिर से देख लिए, कुछ और एप्लीकेशन है इस पर। टाउ इज इक्वल टू dl/dt। अब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो dl/dt भी 0 होगा, तो L क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। अभी अगर ये कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा, यानी कि I चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, और ओमेगा चेंज होगा तो I भी चेंज होगा, यानी कि I ओमेगा का मल्टीप्लाई आपका कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। यानी कि जब आपका प्लैनेट सन के पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उससे आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे पास में आती है। अब आप सोचोगे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कम हुआ, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू r² होता है। चलिए, सेकेंड स्पीड ऑफ रोटेशन विद सम वेट इन हैंड। अगर कोई पर्सन है वो रोटेट हो रहा है, उसके हाथ में कुछ वेट हैं,
तो अगर वो हैंड अपने ओपन रखेगा तो ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी से रोटेट नहीं हो पाएगा। अगर वो हैंड क्लोज ले आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ ऐसा ही आपने आइस स्केटर, जो आइस पे स्केटिंग करते हैं उसमें भी देखा होगा, जब वो पूरा अपनी बॉडी को क्लोज कर लेते हैं, पूरे हाथ पैरों को एक साथ ले आते हैं तो बड़ी तेज़ी से रोटेट करने लगते हैं। एक आपने देखा होगा विंग विल्ड देखा होगा, जो कई बार खाली जगह में बहुत तेज़ हवा चलती है तो सर्कुलर मोशन ले लेती है। उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है इनर लेयर, वो सबसे तेज़ होती है क्योंकि वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। ऐसे आपने देखा होगा जो डाइवर होता है, जो बड़ी हाइट से डाइव करते हैं वाटर के अंदर, तो जब वो काफ़ी सारी डाइव आपस में रोटेशन काफ़ी ज़्यादा करता है ड्यूरिंग द मोशन ऊपर से पानी तक आने में, तो वो अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट कर लेता है ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो और उसकी स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाए। डायनामिक्स ऑफ रोटेशन मोशन, यानी कि अब हम पैरामीटर स्टडी करने वाले हैं। जो पैरामीटर हमने पहले स्टडी किए थे वो हम रोटेशन मोशन में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्क डन। अब देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल पहले P1 जगह पे था, बाद में वो P' पे आ गया। अब कितना एंगुलर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, d थीटा। तो वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब फोर्स आपका F1 है। अब ये डिस्टेंस जो होगी, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो आप यहाँ से ये क्या आ जाएगा, आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। F1 R1 आपका टाउ इंटू डी थीटा। तो वर्क डन आपका किसके बराबर हो गया, टाउ डी थीटा के लिए। तो ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, फोर्थ के लिए डिफरेंट टॉर्क आपके अप्लाई होंगे, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल। एंगल आपका सब में सेम रहेगा, वो हमने कॉमन ले लिया। ये आपका टोटल टॉर्क आपका टाउ बन गया। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, टाउ इंटू डी थीटा। पावर कैलकुलेट करनी है। पावर के लिए देखिए हम इसी को यूज़ करेंगे। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डी ओमेगा, यानी कि स्मॉल वर्क डन। अब इसको मैं दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, पावर। ये टाउ एज इट इज रह गया और डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अगला मुझे फाइंड आउट करना है टॉर्क। टॉर्क में क्या होगा, देखिए पावर क्या होती है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज हो रही है, यानी कि वर्क डन चेंज हो रहा है, तो आपकी पावर आ जाता है। अब इसको मुझे सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करूँगा, देखिए पावर किसके इक्वल निकाल ली हमने, टाउ ओमेगा। ये लिख दिया मैंने टाउ ओमेगा। अब इसको मैंने डेरिवेटिव किया है, तो पहले तो मैंने क्या किया, हाफ तो बाहर आ गया, आई भी बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वेयर का कर दिया 2 ओमेगा, और इसका अलग से कर दिया डी ओमेगा बाई डी टी। 2 से 2 कैंसिल, आई ओमेगा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई ओमेगा एल्फा। अब यहाँ से ओमेगा कैंसिल आउट, तो टाउ किसके बराबर रह गया, आई एल्फा के बराबर। अब ये कुछ कंपैरिजंस हैं कि जो हम लीनियर मोशन में स्टडी करते हैं, रोटेशन मोशन में स्टडी करते हैं, तो डिफरेंट पैरामीटर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीनियर के लिए, ये रोटेशन के लिए। बुक में भी आपकी टेबल बनी हुई है। डिस्टेंस लीनियर में किस से रिप्रेजेंट करेंगे, एस से, एंगुलर में थीटा से। दूसरा वेलोसिटी, लीनियर में वी से, एंगुलर में ओमेगा से। इनकी रिलेशन भी हम निकाल चुके हैं। एक्सेलेरेशन यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर एल्फा होता है। यहाँ पर मास होगा तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि इनर्शिया मास की वजह से होता है यहाँ पर। फिर आपके पास मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर मोमेंटम एंगुलर क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, आई इंटू एल्फा। चीज़ें वही कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, कुछ अलग नहीं है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, फोर्स की जगह टाउ और डिस्टेंस की जगह डी थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ओमेगा। रोलिंग मोशन। अब आपका जो रोलिंग मोशन होता है, जब आपकी ऑब्जेक्ट रोल करती है इस तरह से, जब मान लो फुटबॉल है, ये ग्राउंड पे ऐसे रोल कर रहा है, आपका आगे जा रहा है, तो रोलिंग मोशन में आपके दोनों ही टाइप के मोशन होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और रोटेशन मोशन भी होता है। कैसे, ये देखिए, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये रोल कर रही है इस तरह से, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई।
अब जो सेंटर है वो इसका हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा सेंटर ऑफ जो मोशन होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रांसलेशन वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी पार्टिकल P है उसमें दो टाइप की वेलोसिटी हो जाएगी, एक तो आपकी सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी यानी कि ट्रांसलेशन वेलोसिटी, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी रोटेशनल वेलोसिटी। ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो हमेशा हमें कैसे लगेगा कि ग्राउंड पे ही टच है, चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन, सिर्फ ये पोजीशन चेंज हो रही है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं डायरेक्ट आपको देखने हैं। देखिए जो रोटेशन वेलोसिटी है वो हम कैसे पढ़ते हैं, आर ओमेगा से, ठीक है। बॉटम पे मैंने आपको बताया, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे रोटेट कर रहा है आपका, सिंपल जो आपकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी है और वो क्या होती है, आर ओमेगा। जो ऊपर जो पार्टिकल है यहाँ पर, इसमें दो टाइप के मोशन है, एक तो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा आपका रोटेशन है। तो जो टॉप पर पार्टिकल उसमें दोनों टाइप के ही मोशन है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ से, तो ट्वाइस ऑफ cm। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी और यहाँ पर आपकी 0। अब काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है रोलिंग ऑब्जेक्ट की। अब जब आपकी ऑब्जेक्ट रोल हो रही है तो उसमें दोनों ही होंगे, रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, दोनों ही होंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। रोटेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ I ω²। दोनों टोटल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर I हम पहले पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mk²। तो मैंने यहाँ पर mk² I की जगह वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर अब कॉमन क्या आ गया, दूसरा देखिए, दूसरा क्या चेंज किया मैंने, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है आपका VCm/R। तो ω² क्या होगा, दिस, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी ओमेगा की जगह। कॉमन क्या आ गया, हाफ m और VC², ये आपका बच गया। तो आपके टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी रोलिंग मोशन। उसके बाद है आपको मोशन कैलकुलेट करना है सिलेंडर का विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है सरफेस के साथ, ये आपका रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, तो उसकी कंडीशन आपको निकालनी है। अब यहाँ पर हमने जो फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बड़ा सिंपल है, देखिए आगे इधर रोल कर रहा है, ये ऐसे इधर आ रहा है, तो फ्रिक्शन आपका दूसरी तरफ लग गया है F। अब वेट आपका नीचे अप्लाई होता है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, mg cos थीटा, ये थीटा बन गया इसकी वजह से, और ये बन गया mg sin थीटा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के नॉर्मली होता है, और वेट हमेशा नीचे होता है। तो वेट के दो पार्ट हो गए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो फ्री डायग्राम ऑफ द बॉडी क्या कह रहा है कि r किसको इक्वल कर रहा है, mg cos थीटा, r इक्वल टू mg cos थीटा। और जो आपका मोशन होगा इधर, मोशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो किसके बराबर है, mg sin थीटा माइनस f, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ma क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस f हो जाएगा। अब आपका टॉर्क क्या होता है, I अल्फा, और आपका टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स के साथ देखेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के साथ में। अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम, तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, I अल्फा/r। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई r, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया अल्फा की जगह। तो आपका फोर्स क्या बन गया, IR² इंटू अल्फा। अब ये जो फोर्स है मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। अब क्या किया मैंने, यहाँ से आपने मास इसको मैं इधर ले आया, क्योंकि यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, और उसके बाद में मैंने एक्सेलरेशन कॉमन लेने के बाद इधर से m आ गया, इधर से I/r² हो गया a। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो पीछे हमने जो फॉर्मूला निकाला था इसमें हम क्या कर देंगे, जो आपका यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं, देखना जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का क्या होता है, हाफ mr², सेंटर के अक्रॉस। तो जो I है इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, हाफ mr²। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगला कंडीशन ऑफ रोलिंग। रोलिंग की कंडीशन क्या है
कि आपका जो कोफिशिएंट है वो आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तभी रोल करेगा, अदरवाइज वो स्लिप कर जाएगा वो। तो उस केस में क्या होगा, फोर्स आपको जो कैलकुलेट करना है, पीछे हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू देखिए कहाँ से आई है। आपका जो फोर्स था ये रहा फोर्स आपका आई आर स्क्वेयर इंटू ए, ये आ गया F इजिकल टू आई आर स्क्वेयर इंटू ए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पुट कर दिया सिलेंडर का मैंने, ए यहाँ से कैलकुलेट किया था वो वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा 1/3 mg sin थीटा। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो कोफिशिएंट क्या होता है F इजिकल टू म्यू आर, फ्रिक्शन क्या होता है F इजिकल टू म्यू आर, तो म्यू क्या हो जाएगा F/r, ये मैंने लिख दिया म्यू इजिकल टू F/r। फोर्स हम निकाल चुके हैं, ये आ गया यहाँ पर 1/3 mg sin थीटा, और रिएक्शन क्या था mg cos थीटा, ये देखिए रिएक्शन यहाँ पर, इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे, ये देखिए रिएक्शन किसके बराबर था, mg cos थीटा के इक्वल था आपका रिएक्शन। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। तो कंडीशन ऑफ रोलिंग अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, जो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो कैलकुलेट करना है। तो उस केस में आपको सिंपल क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो 1/3 टेंजेंट थीटा करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 7 ऑफ फिजिक्स फ्रॉम +1 साइंस क्लास।